लगता है इस बार सिंह वंश के लड़ाकों की किस्मत जरूर पलटेगी, वागले ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक उसके चेहरे पर एक तरह का डर था, पर कार्तिक के पास पहुंचने से ठीक पहले उसने अपने फोन में कुछ देखा था और अगले ही पल लगा जैसे उसे किसी चिंता से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर अब पहले जैसे घबराहट के भाव नहीं थे, लेकिन कार्तिक का मन अभी भी शांत नहीं था। माया ने अब तक फोन नहीं उठाया था। दूसरी ओर बाकी सभी लड़ाके नरेंद्र और सूक्ति के बीच हुई शरारती और रूमानी बातों के मजे लेते हुए खिलखिला रहे थे। कार्तिक ने फिर एक बार माया को फोन किया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और उठा लिया माया ने फोन। कार्तिक ने आखिरकार चैन की सांस ली। क्या हुआ माया? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया लेकिन तुमने उठाया नहीं। कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। मेरे फोन से गलती से एक बार रिंग हो गई थी, फिर मैंने सोचा तुम अभी काम में लगे होगे। कैसी चल रही है उन लड़ाकों की तैयारी? कार्तिक ने महसूस किया कि माया की आवाज में कुछ तो है, कोई बात है जिसने माया को परेशान कर रखा है। पर फिलहाल उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए काम का ही जिक्र करना ठीक समझा। हाँ, ये लड़ाके अब काफी बेहतर कर रहे हैं, कहते हुए उसने चारों की ओर देखा। वे सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हुए अपने शिक्षक के प्रति सम्मान से भरे हुए मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, माया का छोटा सा उत्तर मिला। कार्तिक का मन और भी परेशान हो गया। उसे फिर से लगा कि माया के मन में जरूर कुछ है जो उसने अब तक उससे साझा नहीं किया है। कार्तिक इस समय गौतम वागले और बाकी सभी लोगों के सामने माया से ये सब आपसी बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, हां, अब बस मुकाबले का इंतजार है। बस ये मुकाबला पूरा होते ही मैं वापस आता हूं। यहां सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पराठे मुझे बहुत याद आते हैं। मुकाबला खत्म होते ही बस मैं सीधे घर आकर पराठों पर टूट पड़ूंगा। हाँ, बस जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारी पसंद के पराठे तुम्हारे आने से पहले ही तैयार रखूंगी। शाम का वक्त हो चुका था। तैयारी का शिविर खत्म करने का समय पहले ही गुजर गया था। कार्तिक ने सारे लड़ाकों को विदा करके उन्हें सोने जाने दिया और खुद गौतम वागले के साथ मैदान में टहलने निकल गया। वे चारों आज पहली बार बिना पीठ पर लोहे के भारी टुकड़े लादे सोने वाले थे। ये सोचकर ही उनका मन खुश था। इतने दिनों से उन्हें जो भी नींद आ रही थी वो बस थकावट की वजह से आने वाली नींद थी, लेकिन उसमें वो आराम नहीं था जिससे उन्हें लगे कि वे मन भरकर अच्छी तरह सोए हैं। ये बात कार्तिक भी जानता था और उसे ये भी पता था कि मुकाबले से पहले जितना उन लड़ाकों को तैयार होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि वे मन से खुश हों, पूरी नींद ले सकें, सही तरह से खाना खाएं और मुकाबले के समय अपने लक्ष्य के अलावा किसी और चीज की चिंता की वजह से अपनी ऊर्जा में कमी से ना जूझ रहे हों। इसलिए उन्हें अगले कुछ दिन अच्छी नींद मिलने वाली थी और वे भी ये समझकर अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे थे। अब तो अच्छी गहरी नींद मिलेगी आज, बलभद्र अंगड़ाई लेते हुए बोला। धर्मेंद्र की आंखों में शरारत उतर आई और उसने नरेंद्र के मजे लेते हुए कहा, हमें तो आ जाएगी नींद, लेकिन अपने नरेंद्र को नहीं आने वाली है। इसकी नींद कोई लोहे के टुकड़ों ने थोड़ी ही उड़ाई हुई है। इस पर सब लोग ठठाकर हंस पड़े। नरेंद्र शर्माते हुए चुपचाप चले जा रहा था। धर्मेंद्र ने आगे कहा, मैं तो सोच रहा हूं कि जब हम लोग लोहे के टुकड़ों से बंधे बेहाल पड़े थे, तब भी नरेंद्र के सपनों में कुछ देखने लायक मिलता ही होगा। इतनी अच्छी किस्मत हम सबकी कहां। इसी तरह हंसते हंसते वे लोग अपने सोने के कमरों की ओर चले गए। कार्तिक और वागले मैदान में सैर कर रहे थे। तुम्हारे आते वक्त मैंने देखा कि तुम्हारे मन में कोई चिंता है, जो आते आते शायद इतनी बड़ी नहीं रही कि मुझसे उस बारे में बात की जाए।
शायद तुम्हें लगा होगा कि यह बात करने का सही वक्त नहीं है। कार्तिक ने वागले के कदम से कदम मिलाते हुए कहा। वागले को आश्चर्य हुआ कि कार्तिक ने इतनी आसानी से उसके मन के भाव कैसे पढ़ लिए। वो कुछ देर शांति से चलता रहा, फिर उसने कहा, मैं असल में कुछ खास बात कहने आया था। फिर मुझे लगा कि वो बात अभी इंतजार कर सकती है। शायद अभी तुम्हें इस पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे लग ही रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें ऐसे मामलों में ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि मैं हर मामले में हिस्सा लेना चाहूंगा, कार्तिक ने बेरुखी से कहा। वागले ने महसूस किया कि कार्तिक के मन में कुछ था। उसने इस तरह कार्तिक से बात की थी जैसे वो जिस चीज के बारे में बात कर रहा है उसमें कार्तिक का साथ होना कोई पूछने की बात ही नहीं हो। उसने कार्तिक से बिना पूछे ही उसके सहयोग की उम्मीद कर ली थी, जो कार्तिक को अच्छा नहीं लगा था। मैं मानता हूं कि सिंह वंश ने मेरी सचमुच बहुत मदद की है। उस मदद के लिए मैं जितना भी शुक्रिया कहूंगा वो कम ही होगा, लेकिन मैंने पृथ्वीलोक में जो जिंदगी चुनी है उसके पीछे उसके कुछ मकसद हैं। मैं अपनी निजी जिंदगी को हर बार शाखा के काम के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। ये समझने की मुझे तुमसे और बाकी सभी से उम्मीद है। हां, जहां जरूरी हो वहां मुझसे बात की जा सकती है, उसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया। अब वागले ने मौके की नजाकत समझते हुए बात को आगे बढ़ाया। लेकिन कार्तिक, बात दरअसल यहां सिर्फ शाखा के काम की नहीं है, बात उससे आगे की है। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में नहीं आना चाहता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जिससे सारा का सारा लोग ही खतरे में आ जाता है, तब तो तुम्हें कम से कम वो बात बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए अगर कोई आगे बढ़कर कुछ कर सकता है तो वो तुम ही हो। अब कार्तिक को अंदाजा होने लगा था कि ये बातचीत किस दिशा में जा रही है। वागले के कुछ और कहने से पहले ही कार्तिक ने उसे अपनी बात कहना ठीक समझा। मैं एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं। घर पर माया मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों दोबारा मिलने के बाद से इतने दिन तक दूर नहीं रहे हैं और हम रहना भी नहीं चाहते। मेरा उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। मैं जब नरेंद्र और सूक्ति के बीच रूमानी पलों की खूबसूरती देखता हूं तो मुझे भी याद आता है कि माया घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं यहां सिर्फ 15 दिन के लिए आया हूं और उसके बाद मुझे वापस जाना होगा। मैं समझ सकता हूं, वागले ने कहा, पर मेरा इशारा किस ओर है इस बात का भी तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब वागले ने कार्तिक का मन पढ़ने की कोशिश की। नहीं, मैं अंदाजा नहीं लगा रहा, कार्तिक ने कहकर वागले की बात काट दी और आगे कहा, और मुझे लगता है फिलहाल मुकाबला ही हमारे सामने बड़ा मकसद है, इसलिए हमें भी आराम करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुकाबला कल है। तुम लोगों को लगता है कि तुम तैयार हो? अगली सुबह कार्तिक का अपने लड़ाकों से सीधा सवाल था। बिल्कुल आचार्य, कहकर तीनों ने झुककर कार्तिक के प्रति सम्मान प्रकट किया। ऐसी प्रतिक्रिया अच्छे लड़ाकों की होती है। कार्तिक ने नरेंद्र और बाकी सभी को विनम्र कर दिया था, चाहे वो उनकी तेजी हो या गति। कार्तिक के आने से पहले वे सभी अब के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। उनमें भारी अंतर था और उनकी ऊर्जा का विस्तार कार्तिक की बदौलत हुआ था। समय आ गया था। उस दिन कार्तिक ने उन्हें अपने मन पर नियंत्रण की शिक्षा दी और शाम को उन्हें जल्दी छोड़ दिया। प्रतियोगिता कल है, आराम करो, मुझे तुम सब पर भरोसा है, कार्तिक ने कहा। मुकाबला तुम्हें जिताकर फिर मुझे घर जाना है, उसने आगे कहा। यह सुनकर सभी के चेहरे लटक गए। वे कार्तिक को इतनी जल्दी जाते हुए नहीं देख सकते थे। धन्यवाद आचार्य, सभी ने उसे झुककर प्रणाम किया और एक साथ धन्यवाद दिया। आचार्य, अगर मेरी शादी का मामला बना तो आपको उसमें होना ही होगा, नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे विश्वास था कि वो इस बार सूक्ति को हरा सकता है।
अगर वो ऐसा कर सका तो सूक्ति के वादे के अनुसार वो मुकाबला उनकी शादी की पहली रस्म बन जाएगा। कार्तिक बिना उत्तर दिए बस मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सभी खिलाड़ी एक बड़े से घेरे में मैदान में खड़े थे। उन्होंने मैदान के मुख्य हिस्से से यानी ठीक बीच में बने हुए अखाड़े से काफी दूरी बना रखी थी। मैदान के बीच के उस हिस्से में इस लोक के सबसे बड़े खिलाड़ियों की योग ऊर्जा का मुकाबला होना था। हर किसी को इंतजार था कि इस नए शिक्षक की अजीबोगरीब तकनीक ने खिलाड़ियों को कितना फायदा पहुंचाया है। इसका आंखों देखा हाल जल्द ही उनके सामने हो। सर घुटाए हुए एक किशोर ने मैदान में आकर एक बड़ा सा शंख अपने होठों पर रखा। जोर से शंख की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। एक ओर कार्तिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने नरेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र और बलभद्र खड़े हुए थे। वे मुकाबले के लिए तैयार थे। सामने दूसरी ओर सूक्ति के साथ गिद्ध शाखा के लड़के दूसरे खेमे में खड़े हुए थे। उनका कोई शिक्षक भी उनके साथ नहीं था। सूक्ति खुद ही उन सब का नेतृत्व कर रही थी। वो एक अल्हड़, खूबसूरत और शर्मीली लड़की थी, लेकिन उसे किसी भी तरह से योग की साधना में किसी से कम नहीं आंका जा सकता था। पिछले 3 सालों में उसने एक भी लड़ाई हारी नहीं थी। वो फिलहाल इस लोक की सबसे अच्छी खिलाड़ी निर्विवाद रूप से मानी जाती थी। नरेंद्र सिंह शाखा का सबसे बेहतर लड़ाका होकर भी उस सुंदर लड़की से हर बार हार जाता था। लेकिन इस बार उसे भरोसा था कि कहानी कुछ अलग होगी। शायद कहीं ना कहीं सूक्ति भी इस इंतजार में थी कि किसी दिन नरेंद्र अपनी ऊर्जा को उस जगह पहुंचाएगा कि सूक्ति को उससे हारने का मौका मिले और उनके प्रणय की कहानी आगे बढ़े। क्या इस बार मुकाबला सिंह शाखा के लड़ाकों के नाम हो सकेगा? क्या कार्तिक निश्चिंत होकर माया के पास जा सकेगा? क्या इस बार नरेंद्र और सूक्ति का प्रणय हो सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा।